कोंडापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका हर दिन जंगल जाती थी जलाओ लकड़ियां लाने के लिए। उन लकड़ियों को वो ले आकर बेचती थी और जो पैसे होते थे उससे अपना गुजारा करती थी। अनामिका के पति का नाम प्रसाद खेत में काम किया करता था। एक दिन खेत में बिजली गिरने से उसकी मौत हो जाती है। शारदा को इस बात से बहुत सदमा लगता है और वो हमेशा के लिए बिस्तर में पड़ जाती है। अनामिका अपनी बिस्तर पे पड़ी सास की भी देखभाल करती है। दिन निकलते गए। एक दिन हमेशा की तरह अनामिका जंगल गई लकड़ियां लाने के लिए। लकड़ियां काटने के दौरान अनामिका को छोटे बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। जंगल में बच्चे की आवाज आई ना? फिर वो आगे पीछे देखने लगती है। देखती है एक बंदर छोटे से बच्चे को गोद में उठा रखा है। ये देखकर अनामिका चौंक जाती है। अरे, लगता है ये बंदर बच्चे को उठा ले आया है। अब क्या होगा? वो बच्चा तो बंदर के हाथ में है। फिर अनामिका सोचने लगती है कैसे भी उसे उस बंदर के हाथ से छोटे बच्चे को छुड़ाना होगा। वो एक बड़ी सी छड़ी लेती है और बंदर को देख के हुश हुश आवाज करने लगती है। अनामिका अपनी हाथ की छड़ी बंदर के तरफ फेंकती है। डर के मारे बंदर उस छोटे से बच्चे को अपने हाथ से छोड़ देता है। अनामिका भाग के उस बच्चे को बिना चोट लगे पकड़ लेती है। हे भगवान, 1 मिनट के लिए मेरी तो सांस ही रुक गई थी। वो बच्चा और जलाओ लकड़ी को साथ लेके अनामिका गांव लौट जाती है। वो बंदर वहां से फरार हो जाता है। फिर लकड़ियां बेचने के लिए अनामिका कहने लगती है, लकड़ियां जलाने की लकड़ियां सिर्फ 25 रुपए में। कुछ ही देर के भीतर बच्चे को देख के सब आके पूछने लगे उसके बारे में। फिर अनामिका सारी बातें बताई। इस बच्चे को अगर आप जानते हैं तो कृपया बताइए। वो सभी से ये बात पूछती है। तब तक कविता नाम की एक महिला वहां पे आती है। अनामिका, अनामिका, इस तरह वो चिल्लाती है। अनामिका कविता को देखकर कहती है, कविता, क्या हुआ? बताओ, तुम्हें लकड़ियां चाहिए? लकड़ियां नहीं चाहिए। असल में तुम्हारे पास मेरी बहन की बेटी है, पास के गांव में रहते हैं। कल उन्होंने बच्चे को शाम को नहलाया और बाहर ही सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर वो कुछ काम करने लगी। अचानक एक बंदर आके उस बच्चे को उठा ले गया। कल से वो बच्चे को ढूंढ रहे हैं। बच्चे को बचाने के लिए ईश्वर ने तुम्हें देवदूत रूप में भेजा। इस तरह से कविता कहती है। अनामिका बच्चे को कविता के हाथ सौंप देती है। बच्चे के साथ हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमेशा किसी न किसी को साथ में होना जरूरी है। ऐसा कह के अनामिका चली जाती है। बच्चे को लेकर खुशी खुशी कविता अपने बहन के गांव जाती है। कविता जब बच्चे को लेकर गई, बच्चा रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुन के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कविता, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। ये तो दूध पीता बच्चा है। सोच के डर रहे थे कि पता नहीं कौन सा बंदर इसे उठा ले गया। हम लोगों ने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें ये बच्चा कहाँ पे मिला? इस तरह से वो कविता से पूछती है। फिर कविता पूरी कहानी खुल के बताती है। अनामिका बहुत अच्छी इंसान है। बेचारी हाल ही में अपने पति को खो दिया। सास बिस्तर पर पड़ी है। उसका परिवार पूरी तरह से परेशान है। बेचारी जलाओ लकड़ी बेचकर अपनी आजीविका चलाती है। इस तरह कविता अनामिका की परिस्थिति के बारे में अपनी दीदी से खुल के बात करती है। ये सुन के उसके दीदी और जीजाजी अनामिका को मदद करने का फैसला लेते हैं। अगले दिन वो बच्चे को साथ लेके अनामिका के घर जाते हैं। अनामिका उनके लिए अतिथि संस्कार करती है। थोड़ी देर बाद वो अनामिका को कुछ पैसे देते हैं। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं पैसे नहीं ले सकती हूँ। ये तो मेरी इंसानियत है। ये बच्चा था, मुझे तो इसे बचाना ही था। वो इस तरह से कहती है। वो पैसे लेने के लिए बहुत अनुरोध करते हैं, फिर भी वो पैसे के लिए राजी नहीं होती है। उनकी सारी बातें सासू माँ सुन लेती है। फिर वो धीरे धीरे रेंगते हुए नीचे आती है। बाबू, अगर आप उसे मदद करना चाहते हैं तो कहीं पे बैठ के काम करने लायक कोई काम दिलवा दीजिए। इस तरह जलाओ की लकड़ी काटना उसके लिए परिश्रम होता है। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। उनकी बातें सुनकर, हमें अपने बच्चे के लिए बेबी सिटर की तलाश है। अगर कोई आपको आपत्ति ना हो तो आप वहाँ आ सकते हैं काम करने के लिए। हम सभी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, साथ ही हम आपका सेहत का भी ख्याल रखेंगे। उनकी बातों पर अनामिका और सासू माँ दोनों तैयार हो जाते हैं। अगले दिन अनामिका और सासू माँ को वो दंपति अस्पताल भेजते हैं। अनामिका भी बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। कुछ महीने निकल जाते हैं। सासू माँ की सेहत भी ठीक होने लगती है।
अनामिका और उसकी सासू माँ दोनों ही खुशी खुशी वही रहने लगे। एक दिन उनके घर पे मेहमान आते हैं। उनका नाम था संतोष। वो दंपति रम्या और वासु के बहुत ही करीबी थे। साथ में वो डॉक्टर भी थे। संतोष अनामिका के व्यवहार को गौर कर रहा था। आपने अभी तक कितनी दूर पढ़ाई की है? फिर अनामिका कहती है कि वो 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। पैसों की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद वो अनामिका की उम्र पूछते हैं। अभी मेरी उम्र 19 साल है। बहुत कम उम्र में बेचारी को ये सब देखना पड़ा, सासू माँ कहती है। फिर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं, चिंता मत कीजिए, आपकी शिक्षा के लिए मैं मदद करूंगा। अनामिका भी उनकी बातों पर तैयार हो जाती है। कुछ सालों बाद अनामिका भी डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर संतोष शारदा जी की अनुमति लेकर अनामिका से शादी करते हैं। इस तरह अनामिका की जिंदगी बहुत सुखद हो जाती है। अनामिका सो रही थी। नींद से उठ के वो सासू माँ के पास जाती है। मार डालूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, जीने नहीं दूंगी, मार डालूंगी। अनामिका इस तरह जोर जोर से चिल्लाती है। ये सुन के सासू माँ की नींद खुल जाती है। मेरे गले पे चाकू रख के इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? हाँ? सासू माँ उस पर जोर से चिल्लाई। तब अनामिका को होश आया। अरे अरे सासू माँ, क्या मैं सच में आ गई? मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया। पिछले 4 दिनों से स्वामी जी मेरे सपने में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी सासू माँ को मार दूं और मारने के बाद आप फिर से जीवित हो जाएंगे। अनामिका की इस तरह की बातें सुन के सासू माँ आश्चर्य हो जाती है। अरे एक बार मरने के बाद कोई व्यक्ति कैसे जीवित रहेगा? और उन सब पर विश्वास मत करो। हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर अनामिका फिर से आराम करने चली जाती है। सासू माँ लंबी सांस लेती है और वो भी आराम करने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह एक स्वामी जी उनके घर पे आते हैं। स्वामी जी, आप कौन हैं? हमारे घर क्यों आए हैं? मैं तो आपके भलाई के लिए आया हूँ। आपको करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। 1 रुपए 2 रुपए नहीं, पर उसके लिए आपको बस एक काम करना है, नरवली। उनकी ऐसी बातें सुनकर अनामिका मन ही मन सोचने लगी। इसका मतलब ये वही है जिन्हें मैं रोज सपने में देखती हूँ। स्वामी जी ने जैसा कहा अगर मैं करूँ तो वो सच हो जाएगा। इस तरह अनामिका मन ही मन सोचती है और फिर हड़बड़ा के वो कहने लगती है। तो स्वामी जी अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे अपनी सासू माँ को मारना होगा? मैं तैयार हूँ। हाँ अनामिका, मैं 10 मिनट का एक छोटा सा पूजा करूंगा। उस पूजा के बाद तुम एक चाकू लेके अपनी सासू माँ को मार डालना। फिर तुम्हें करोड़ रुपए मिल जाएंगे। उन पैसों से सासू माँ भी जिंदा हो जाएगी। अनामिका भी उनकी बातों पर तैयार हो गई। मेरी सासू माँ अभी बाजार गई है, उनके आने तक आप पूजा खत्म कर लीजिए। उसके बाद पर वो तैयार हो जाते हैं, फिर रंगोली डालते हैं और पूजा में बैठ जाते हैं। जब यहाँ पे ये सब चल रहा था, सासू माँ बाजार से लौट के आई। घर पे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और अनामिका बेहोश पड़ी हुई थी। सासू माँ हड़बड़ा के आके कहती है, अनामिका, अनामिका। वो उसे जगाती है। अनामिका गहरी नींद में थी। स्वामी जी कहाँ है सासू माँ? स्वामी जी। फिर सासू माँ पूछने लगती है, स्वामी जी कहाँ हैं? क्या हुआ है? ये सब। मुझे सपने में जो स्वामी जी दिखाई देते हैं वो आए थे। हमारे घर आके उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको मार दूं तो करोड़ों रुपए मिलेंगे और कहा कि वो पूजा करेंगे। फिर उन्होंने मुझ पर विभूति छिड़क दी सासू माँ और पूछा कि अलमारी की चाबियां कहाँ है। मैंने उनसे कहा कि बिस्तर के नीचे है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं सासू माँ। हाय, क्या हो गया? ये कहते हुए सासू माँ भागते हुए अलमारी की तरफ गई। वहाँ सब कुछ खाली था। गहने, कपड़े, बनारसी साड़ियाँ, सब कुछ लेकर वो भाग गए थे। ये देखकर सासू माँ जोर जोर से रोने लगी। हाय रे, देखो मैंने कहा था ऐसी बातों पे भरोसा मत करना। उसने तुम पे दवाई छिड़क के बेहोश करके सारा सामान लेके भाग गया। उनकी बातें सुनकर अनामिका आश्चर्य रह जाती है। हाय रे, मेरे जेवर, मेरी साड़ियाँ सासू माँ। अब रो के क्या फायदा, चलो पुलिस स्टेशन।
इस तरह सासू माँ अनामिका को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ अनामिका के पति प्रवीण थे, जो कि एक पुलिस अधिकारी थे। अजी, हमारे घर में चोरी हो गई। फिर अनामिका पूरी कहानी खुल के बताती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, इन सभी अंधविश्वास पर विश्वास ना करो, और स्वामी जी की बातों पर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मुझे एक शिकायत दो, मैं देखता हूँ। अनामिका हाँ कहती है और फिर एक कंप्लेंट दर्ज कराती है। फिर अनामिका अपनी सासू माँ के साथ घर लौट जाती है। उनके जाते ही प्रवीण अपने दोस्त विजय को फोन लगाता है। विजय, हमारा योजना अच्छे से सफल हो गया। तुमने बहुत अच्छे से अभिनय किया है। आज मेरी पत्नी को अंधविश्वास करने का सबक मिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पैसे और गहने लेके तुम स्टेशन आ जाओ। अरे प्रवीण, मैं तुम्हारे घर जाने के लिए बाइक निकाला, पर बाइक बीच में रुक गई। अभी मैं पैदल जा रहा हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, यानी कि हमारे घर में सच में चोर आया था। हाय भगवान। इस तरह सब कुछ बता के वो फोन रख देता है। तब तक एक स्वामी जी विजय के सामने आ जाते हैं और उन्हें देखकर, कहीं ये चोर स्वामी जी तो नहीं? ये सोचकर उन्हें रोक के वो सवाल जवाब उनसे करने लगा। स्वामी जी भी भ्रमित हो गए और उत्तर संदिग्ध के साथ बताए। विजय उसे पकड़ के सीधा थाने ले गया। वहां स्वामी जी सब सच उगलते हैं और गहने, साड़ियां, पैसे सब लौटाते हैं। पुलिस उन्हें सलाखों के पीछे डाल देती है। उसके बाद अनामिका और सासू माँ को वहां बुलाया जाता है। वहां वो दोनों पहुंचते हैं, फिर अपनी साड़ियां, जेवर, पैसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कहती हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसीलिए 1 घंटे के अंदर चोर पकड़ लिया। शारदा इस तरह कहती है, हे भगवान, मैंने सबक सीख लिया। आज के बाद से मैं कभी भी इस तरह के ढोंगी बाबाओं की बातों पे नहीं आऊंगी। इस तरह कहकर अनामिका अपनी साड़ी, गहने सब लेकर सासू माँ के साथ घर लौट जाती है। उसके बाद से अनामिका ने फिर कभी अंधविश्वास नहीं किया और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे।